हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 टीटीए के बारे में। सेक्शन 80 टीटीए जो डील करता है वो डील करता है जो आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, उसकी जो डिडक्शन होती है वो सेक्शन 80 टीटी के अंदर मिलती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है, जो सेविंग अकाउंट पर आपको ब्याज मिलता है, वो तो आपकी इनकम में काउंट हो जाता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ से डायरेक्टली ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी आ जाता है। बट उसके अगेंस्ट जो आपको डिडक्शन क्लेम करनी होती है सेक्शन 80 टीटीए के तहत, वो आप क्लेम नहीं करते हैं। उस रीज़न की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना होता है वो आपको कम होता है, रिफंड क्लेम कम होता है। और या फिर आप क्या करते हैं, इस डिडक्शन को ना लेने की वजह से टैक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा पे कर देते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी ITR 1 को फाइल करेंगे तो कहां जाकर आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, या फिर जो आपका रिफंड है उसको कम होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेक्शन 80 टीटी के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ, ओवरव्यू एक बार करा देता हूँ। जैसे सेक्शन 80 टीटीए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका जो है एक इंडिविजुअल या HUF के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और वो जो इंडिविजुअल या HUF जो होता है वो 60 ईयर से कम होना चाहिए। मींस अगर आप 60 ईयर या 60 ईयर से अबव हैं, ये मींस आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपको इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 80 टीटीए का जो बेनिफिट मिलता है वो ऐसे पर्सन को मिलता है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या इंडिविजुअल हो जो कि 60 साल से कम हो। इसके अलावा ये जो बेनिफिट है ये नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन है तो उसको भी बेनिफिट मिल जाता है, बट उसको जो बेनिफिट है ये तभी मिलेगा जब उसको NRI के पास NRO सेविंग अकाउंट होगा। तो NRO सेविंग अकाउंट अगर है NRI के पास तो उसको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपका जो सेविंग अकाउंट है कहीं पर भी हो सकता है, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है, आप मैक्सिमम 10,000 तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैं सपोज़ करें आपका जो इंटरेस्ट है वो 12,000 रुपये आ जाता है पूरे साल में, तो उस केस में 10,000 रुपये आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन के अंदर, और जो 2,000 रुपये है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट ही 10,000 से कम है, सपोज़ करें 9,500 है या 9,000 है या 10,000 ही है, तो उस केस में जो है वो पूरा ही आपको डिडक्ट हो जाएगा, पूरा ही माफ़ हो जाएगा। आपको उस केस में कोई भी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 की है, 10,000 से ऊपर होगा तो उतना अमाउंट जो होगा वो एक्सेस अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 10,000 तक है तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो आपकी इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से आ सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। सपोज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर, अगर किसी बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ काउंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई सेविंग अकाउंट है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कि बिज़नेस करती है बैंकिंग के साथ, जो कि किसी बैंकिंग के साथ बिजनेस करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पर अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से ब्याज आता है, वो भी यहाँ काउंट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस के पास, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको वहाँ से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आपका किसी बैंक से हो सकता है, बैंक में सेविंग अकाउंट हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सेविंग अकाउंट हो सकता है, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट हो सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आप जब आप अपनी ITR 1 को फाइल करेंगे तो उस ITR 1 के अंदर कहाँ जाकर इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको ले आया हूँ। तो देखिए जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको विंडो नज़र आ जाएगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको जो है आपको जो ये E-फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, E-फाइल के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप E-फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स का। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नज़र आ जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ असेसमेंट ईयर दे देगा। असेसमेंट ईयर आपको 22-23 ले लेना है क्योंकि आप फाइनेंशियल 21-22 रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मोड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर देना है और आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, तो आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए और उसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपसे वो पूछेगा आप कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मैं ITR 1 फिल करना चाहता हूँ, तो मैंने ITR 1 चूज़ कर लिया। मैं प्रोसीड विद ITR 1 कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैं लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको करूँगा अभी आपसे पूछेगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है या इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आप 60 साल से कम है, या 3 लाख से ज़्यादा है सीनियर सिटीजन, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, या 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है, या 1 लाख से ज़्यादा की है, अगर इनमें से कोई ऑप्शन तो ये चूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और इसको
कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो ये आपसे पूछेगा क्या आपके पास प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 26 AS से या AIS से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटो पॉपुलेटेड होकर इसमें आ जाती हैं। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है यहाँ सेक्शन 80 TTA को देखना है, तो इसलिए मैंने पहले इसको कन्फर्म किया हुआ है। चलिए अब हम ग्रॉस टोटल इनकम को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम को करेंगे तो ये सारी सैलरी की डिटेल आ गई है, जिसमें आपसे सैलरी के एग्जम्पशन के बारे में पूछ रहा है। तो हम नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हमारे केस में अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो सेक्शन 80 TTA है। तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये इनकम की डिटेल्स दिखा देगा क्या क्या इनकम है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से बात करूँ तो इनकम फ्रॉम सैलरी ऑलरेडी मेरे पास फिल है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। थोड़ा नीचे आप करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये देखिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नजर आ जाएगा। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी ही इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 0 आ रहा है, डिविडेंड इनकम आप देखेंगे 1090 आ रहा है, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट देखिए 8988 आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 26 AS या आप बोल सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली ही ऑटो पॉपुलेटेड आके यहाँ आ जाती है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि जो आपकी ये इनकम है ये आपको लगता है ठीक नहीं है, ये गलत है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो 8988 की इन्फॉर्मेशन है ये मुझे गलत लग रही है, ये 15,000 होनी चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। तो आपको क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट के आगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा, ये देखिए पॉपअप हो गया है। तो आप इस एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 8988 आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं 15,000 रुपये फिल कर देता हूँ मैनुअली। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15,000 टाइप कर दिया, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए दोबारा आपको ये इनकम सोर्स डिटेल पे ले आएगा। सबसे पहले आपकी सैलरी आ रही है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। अब देखिए नीचे अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये 15,000 आपको शो कर दिया है। तो चलिए अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इस इनकम को कंफर्म कर देते हैं। तो ये तो हमने अपनी जो सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा था उसको हमने कंफर्म कर लिया। चलिए अब डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो अब डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे डिडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ डिडक्शन दिखा देगा। अगर कोई डोनेशन पे की है आपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, ये इस नीचे आएंगे तो 80C के अंदर जो 1.5 लाख की डिडक्शन है वो मैंने फिल करी हुई है। नीचे CC2 आ गया, CC2D आ गया, सेक्शन 80E आ गया, और देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सेक्शन 80 TTA, यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों, हमें जो अगर ब्याज आता है सेविंग बैंक अकाउंट से हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ येस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे शेड्यूल फिल करने के लिए बोलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी आप इसको यहाँ ऐसा करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको डिडक्शंस के पेज पर ले आया है, जहाँ ये बता रहा है कि 80C के अंदर आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है। 80D के अंदर देखिए आपका किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 नज़र आ रहा है। और नीचे देखिए ये बहुत सारे डिडक्शंस आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए आप नीचे आएंगे तो देखिए 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये आपको 80 TTA यहाँ दिखा रहा है। तो आप ऐड 80 TTA पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे डिडक्शन के लिए बोल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहाँ मिलनी है 10,000 रुपये ही मिलनी है। बट मेरे केस में जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 15,000 रुपये मिल रहा है, तो मैं यहाँ 15,000 पर भी फिल कर सकता हूँ। बट डिडक्शन जो मुझे है 10,000 रुपये की मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 15,000 रुपये फिल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है वो 15,000 रुपये है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ 15,000 रुपये फिल किया तो ऑटोमेटिकली अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA उसने 10,000 रुपये पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि जो डिडक्शन है 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है जो 15,000 मेरी इनकम है उसमें से 10,000 रुपये लेस हो जाएगा। तो अब जो मेरी इनकम काउंट होगी जिसके टैक्स लगेगा वो केवल 5,000 रुपये ही होगी। तो 10,000 का आपको बेनिफिट दे दिया इस सेक्शन के अंदर। तो चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे इसको ऐड करेंगे तो 80C की डिडक्शन दिखा दी, 80D की दिखा दी। अब नीचे आ जाइए आप, तो देखिए 80 TT में इसने आपको ब्रेकअप दिखा दिया कि जो आपको इंटरेस्ट पे हुआ था वो 15,000 रुपये का हुआ था, और जो डिडक्शन आपको 80 TT के अंदर मिली है वो 10,000 रुपये की मिली है। तो इस तरीके से आप इसको नीचे कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए मेरी टोटल डिडक्शन जो हो गई वो 1,60,000 रुपये हो गई, क्योंकि जो 80C से मेरी डिडक्शन थी वो 1.5 लाख रुपये थी, और जो 80 TTA से मेरी डिडक्शन है वो 10,000 रुपये। तो टोटल डिडक्शन मेरी हो गई 1,60,000। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया तो मेरी टोटल डिडक्शन भी 1,60,000 रुपये आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, ITR 1 फाइल करें, आपका जो भी बैंक से इंटरेस्ट आता है, सेविंग बैंक में कुछ ना कुछ पैसा आपका पड़ा ही होता है, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट हमेशा मिलता ही है, 2,000, 4,000, 5,000 कुछ भी वो हो सकता है। इसलिए 80 TT के अंदर आप उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि आप कई बार उसको छोड़ देते हैं, उसकी वजह से आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, या आपका जो TDS के फॉर्म में रिफंड होना है वो भी कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, so that you get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.